ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है डिस्कस कर लिया है, उसके सारे एग्जांपल देख लिए अच्छे एंड हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब टॉपिक्स जो हैं, सब टॉपिक्स हमने उसके अंदर कवर अप किए हैं। एंड अब हम इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो कूलम्स लॉ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे एंड देन हमारे पास टॉपिक जो आएगा इक्विलिब्रियम का। इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के दोनों टॉपिक्स एंड देन उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसी की मतलब कूलम्स लॉ का ही एक पार्ट है इक्विलिब्रियम वाला, उस पार्ट को हम अलग से कवर अप करेंगे, मतलब उसकी थर्ड वीडियो बनने वाली है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि वो कौन सी इक्विलिब्रियम आ गया, वो कौन सा टॉपिक है, कहाँ से है। वो देखो कूलम्स लॉ के ही है ये सब चीज़ें, कूलम्स लॉ के अंडर में ही हम ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताती रहूँगी कि किस हिसाब से क्या आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो ये बताऊँगी कि अभी तक हमने ये इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वीडियो है रिकॉर्ड करी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज ही चैनल पे जाके पहले अच्छे से उसको पढ़ना है। उसके बाद हमने शॉर्ट्स में उसके बहुत सारे एग्जाम्पल डाले हुए हैं, तो आप वो जाकर पहले चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे आपको कूलम्स लॉ समझ आने लग जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। तो ये एक ब्रीफ पेज है ये, एंड इस कूलम्स लॉ में क्या है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज ऑब्जेक्ट starting like charges repel, opposite charges attract, and force depends on the product of the charge and the distance between them. F is equals to k q1 q2 upon r square। तो चिल्ड्रन कूलम्स लॉ में क्या है, कूलम्स लॉ में यह है कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स, ठीक है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एंड उस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के इंटू दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन में उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। एंड आपके सामने ये देखो, इसका हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है। देन हमारे पास है फोर्सेस एंड उसकी कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एंड उसके बेसिस पे ही आपको थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। ये कूलम्स लॉ का सिर्फ ये जो पेज है ना, ये एक ब्रीफ पेज है। कूलम्स लॉ भी देखो, हम ये डिटेल पेज ये रहा कूलम्स लॉ का, ये ब्रीफ पेज है। इसमें मतलब मैं बता रही हूँ कि हम कूलम्स लॉ करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे, एयर सेपरेशन एंड ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बस ये तो एक ओवरव्यू पेज हो गया। अब देखो जो फोर्सेस होते हैं चिल्ड्रन, उसमें क्या है, ग्रेविटेशन फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की होती है 10⁻37, न्यूक्लियर फोर्स की होती है 10⁻39, वीक फोर्स की होती है 10⁻24। अब ये क्या कह रहा है कि अगर देखो एक चार्ज है Q1, वो सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस पे, Q2 पे। ठीक है, थर्ड चार्ज लग रहा है दैट इज़ Q3 इज़ ब्रॉट नियर इट। जैसे हम इस चार्ज को इन दोनों चार्ज के पास लेके आएंगे, तो जो Q1 इस Q2 पे फोर्स लगा रहा है रिमेन अनचेंज, मतलब जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो तो लगेगी, इसके आने न आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर Q1 है वो Q2 पे लगा रही है, मतलब यहाँ हमें कूलम्स लॉ क्या देता है, इंडिपेंडेंसी देता है। यानी हम किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होते, यानी किसी भी चीज़ के आ जाने से हम डिपेंड नहीं होते, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मीन्स हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बेसिकली फोर्स जो होता है जब ये चार्ज पे लगता है, इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो भी दो चार्जेस पे फोर्स लग रहा होता है, किसी और के आने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर रिलेशनशिप इज़ वेरी स्टेबल। अगर दो चार्जेस हैं, दे आर लाइक कि अनबॉदर्ड अबाउट अगर कोई और चार्ज आ जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बीच में लगने वाली फोर्स इज़ ऑलवेज सेम। ठीक है, चलो, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन, अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्सेस की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, इन दोनों फोर्सेस की जो रेशो है, जैसे अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स लें, दो इलेक्ट्रॉन का रेशो लें, तो 10⁻43 I अपॉन I मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा तो 10⁻39 अपॉन I हो जाएगा। दो प्रोटॉन होंगे तो 10⁻36 अपॉन में I होगा।
ग्रेविटेशन बहुत वीक होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आगे देख लेते हैं। कूलम्स लॉ मूविंग चार्ज पे बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। कूलम्स लॉ मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। कूलम्स लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस। हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम बात किसकी करेंगे? बात उन चार्जेस की करेंगे जो चार्जेस स्टैटिक हैं, जो चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन पे हैं। यही सेम चीज़ मैंने आपको समझाई थी व्हेन वी हैव डिड इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम्स लॉ अब क्या है? मूविंग चार्ज पे वैलिड नहीं है। वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज़ वैलिड एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 15 है। तो कूलम्स लॉ किस लिए वैलिड है? क्या डिस्टेंस है उसका? कि डिस्टेंस उसका बड़ा होना चाहिए 10 की पावर माइनस 15 मीटर से। ठीक है, एंड अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये हमने अभी डिस्कस किया कि चार्ज Q1 सम फोर्स लगाएगा Q2 पे, थर्ड चार्ज Q2 को ले आएंगे, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये भी पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया है, ये पॉइंट यहीं पे लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, उसके बाद है, अगर आप रीड करना चाहो रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। कि न्यूक्लियर फोर्स बड़ा होएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, देन वीक फोर्स होगा, देन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये एक ऐसी सीक्वेंस दे रखी है, इसके अकॉर्डिंगली इट वर्क्स। तो सबसे पहले है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बड़ा है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद वीक फोर्स एंड देन फिर ग्रेविटेशन फोर्स। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। ठीक है, सभी की वैल्यूज़ दे रखी है, ये बेसिकली वो चीज़ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, एक गिवन चार्ज पे कितना टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस। कितने नंबर ऑफ चार्जेस इज़ द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू द ऑल चार्जेस। मतलब इस एक चार्ज के ऊपर कितने चार्जेस जो हैं लग रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के हिसाब से टोटल फोर्स लग रही है एक चार्ज पे, क्यों चार्ज हो गया, ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस इन द वेक्टर सम। ये वेक्टर सम में ले रहे ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। कंसीडर नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर अप्लाइंग फोर्स ऑन Q। ये सारे चार्जेस क्या हैं? अप्लाइंग फोर्स है किस पे? इस Q पे। नेट फोर्स जो Q का है वो क्या होगा? F नेट किसके इक्वल होगा? F1 के, F2 के, F3 के, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम इस पर भी क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या है? एयर सेपरेशन। एयर सेपरेशन है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन अ वैक्यूम एंड अ फोर्स F एक्टिंग बिटवीन दम आफ्टर फिलिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कम्प्लीटली बिटवीन द चार्जेस। देखो क्या है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं r इन द वैक्यूम एंड अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम आफ्टर फिलिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भरने के बाद क्या होगा? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा जो कम्प्लीटली बिटवीन द चार्जेस होगा। यानी जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भरने के बाद क्या होगा? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लग रहा होगा उन चार्जेस पे। फोर्सेस बिटवीन देम डिक्रीजेस। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगने के बाद फोर्सेस उन दोनों के बीच के डिक्रीज हो जाएंगे। अब वापस पहले जैसे फोर्स को मेंटेन करने के लिए एज बिफोर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस टू आर रूट के, दिस डिस्टेंस नोन एज इफेक्टिव एयर सेपरेशन। तो वापस से ये फोर्स लग जाएगा, ये डिस्टेंस लग जाएगा एंड देन वो उसको डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव एयर सेपरेशन। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव एयर सेपरेशन।
सो देखो अभी तक हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली, थोड़ी थोड़ी पढ़ लिया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अभी मैं आपको आगे इन डिटेल समझाती हूँ। वही ये एक ब्रीफ आइडिया था कि इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ना है। जो हमने 10 मिनट लगा के पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया देना था कि इस रिकॉर्डिंग में हमने क्या पढ़ना वाला है। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद। अब आइडिया हो गया कूलम चार्जेस का कि Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते जाना फटाफट। कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। वो पॉइंट चार्ज कैसा होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए, किसी भी मीडियम पे अप्लाई हो सकता है। हम कूलम्स लॉ को वैसे तो जनरली एयर में पढ़ते हैं और एक वाटर का भी केस ले लेते हैं। ठीक है, वैसे हम इसको किसी भी मीडियम में बात कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल लॉ है। मूविंग चार्ज पे नहीं कर सकते क्योंकि मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक इंट्रैक्शन बनाती है एंड चार्जेस आर एक्सटेंडेड इंडक्शन में चेंज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है कि मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से एक इंडक्शन क्रिएट होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाता है। हमें चार्ज को स्टैटिक चाहिए, मूविंग चार्ज तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की कि दो चार्जेस है, आर डिस्टेंस है, फोर्स एफ लग रही है। एफ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ठीक है, ये लिखा ऐसे है बट हम इसको वैसे कैसे बोलते हैं, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो मैं तो इसको यही बोलूँगी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरीके से लिख रही हूँ तो मैं तो इसको क्या बोलूँगी? एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, ये इन्वर्स का साइन होता है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसलिए मैंने उनकी क्लैरिटी के लिए बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एफ किसके इक्वल होगा? Q1 Q2 अपॉन में r²। जो के होगा वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, जो वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस की है जो भी हम पढ़ रहे हैं। एनी अदर मीडियम आएगा ना फिर हम वाटर का केस ले लेंगे। ठीक है, CGS ऑफ एयर क्या आता है? K1 है तो F किसके इक्वल होगा? Q1 Q2 अपॉन r² के। एंड इसकी जो CGS यूनिट होती है वो डाइन होती है। ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होती है। ठीक है, एंड ये क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। मतलब आप इसको याद करने का क्या तरीका है कि न्यूटन की वाइफ जो थी उसका नाम था डाइन, लेकिन एक वाइफ नहीं थी, उसकी 5 वाइफ्स थी। तो न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। इट जस्ट लाइक वे ऑफ रिमेम्बरिंग और लर्निंग समथिंग। ठीक है, चलो। सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड एफ इज़ ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। इसका क्या मतलब है कि जो सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस और ये सब जो भी फोर्सेस लगेंगी वो किस पे लगेंगी? लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। जो लाइन इन चार्जेस को जॉइन कर रही है इस पे लगने वाली फोर्स उसकी बात कर रहे हैं। जैसे अब मैं यहाँ से उठूँगी तो इस पॉइंट से उठने पे एक यहाँ परपेंडिकुलर लगेगा डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ से थोड़ा आगे मूव करेंगे देन इट गोज़ विद द होल सेम। ठीक है, चल। जो एफ सेंट्रल फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज़ ज़ीरो। कंजर्वेटिव फोर्स होती है। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो देखो ये क्या होती है? सेंट्रल फोर्स होती है, एक एनी इंस्टेंट पे लगने वाली ज़ीरो होती है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है उसको पोटेंशियल फोर्सेस भी चाहिए होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को डिफाइन करती है। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जो के होती है ना वो के किसके इक्वल होता है? 1/4πε0। अब ये जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को दर्शाता है। इसको हम बोलते हैं एप्साइलन। ये बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। जो E0 होता है, E0 की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये के की वैल्यू होती है चिल्ड्रन, ये E0 की वैल्यू होती है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये के की वैल्यू, ये इस पॉइंट की वैल्यू है। जब आप इस के अंदर के की ये के की कंप्लीट वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर के की आगे फर्दर क्या वैल्यू है? 1/4πε0। अब इसके अंदर जब आप 4 की, पाई की, एप्साइलन की जो वैल्यू है ये जब आप पुट करोगे तब आपको जाके के की वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है,
तो इन्होंने यहाँ से ई नॉट की वैल्यू दिखा रखी है निकली हुई, तो ई नॉट कैसे निकलेगा, ये जो ई नॉट है, ई नॉट को ऊपर भेज देते हैं, के को नीचे भेज देते हैं, तो ई नॉट इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई के आ जाएगा। तो यहाँ के 9 इंटू 10 के 9 था, 4 था, एंड ये हमारा पाई था। ठीक है, पाई आप कुछ भी लगा 22/7 रखो, 3.14 रखो, तो बस पॉइंट्स में आ जाता है। बस ये होता है कि अप्रॉक्सीमेशन पता लग जाता है। ठीक है, और हमेशा अब हम लाइक हायर क्लासेस में तो हम अप्रॉक्स के साथ ही काम करते हैं मेजरमेंट। डायमेंशन ये रही m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 एंड i की पावर -2। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे है एनी अदर मीडियम की बात करते हैं। अगर हम लेट्स टॉक अबाउट वाटर, तो जैसे दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, एंड अब हम लेते हैं वाटर। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो वैसे न्यूट्रल होता है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसके पास, क्योंकि न्यूट्रल है वो। अब पोलराइजेशन से क्या होता है कि वो जैसे हमने मान लिया Q1 जो चार्ज है, तो ये Q1 एंड Q2 हमने दोनों चार्जेस को सेम मानते हैं एंड हमने दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान लिया। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वाटर का मॉलिक्यूल लेके आएंगे तो एक डाइपोल क्रिएट होगा, पोलराइजेशन होगा। इसका क्या मतलब होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ साइन ऑफ चार्ज इन द एटम। मतलब ये एक ना वे ऑफ रिमेम्बरिंग ये भी चीज़ है कि पोलराइजेशन का मतलब होता है कि आपके जो भी साइन है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, तो वो एक अरेंज हो जाते हैं, एक सिस्टमैटिक में अरेंज हो जाते हैं। अब जैसे Q1 अगर पॉजिटिव है तो उसके अराउंड नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे एंड देन उसके थोड़ी सी बाहर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। जो ER ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 81, एंड जो मेटल का होता है इन्फिनिटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस पर एक क्वेश्चन भी है, ER ऑफ वाटर और मेटल पे एक क्वेश्चन है, आगे हम करेंगे डिस्कस। अभी देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही करके बता रही हूँ, फिर आपको थोड़ा आइडिया होगा जब हम इसको क्वेश्चन पे करेंगे। इट इज़ जस्ट अ थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होएगा, K' Q1 Q2 अपॉन r²। के K' की वैल्यू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K' इसलिए लिखा गया कि जस्ट एक एनी अदर मीडियम बता रहा है ना, तो बस उसको K की जगह K' ले लिया। ठीक है, अब जो ये होता है एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी अब एक मीडियम की बता रहा है। हमने मीडियम अपनी तरफ से लिया वाटर। ऊपर हमने क्या लिया था, ऊपर हमने सॉरी ज़्यादा ही ऊपर चला गया ये, ऊपर हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एयर वैक्यूम इसकी बात कर रहे थे, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। अब हम मीडियम की बात कर रहे थे, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ गया। और ये जो ई होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, ई नॉट से। अगर ई ज़्यादा है, मोर देन मीडियम कैन बी पोलराइज। अगर ई की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज होगा। तो इस ये एक जो ई आर होता है, ई आर बेसिकली ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें कोई भी मीडियम की बात करनी है, अब हम किसी भी मीडियम की कैसे बात करेंगे, हम इस ई आर को इस ई नॉट से देखो, ई जो होता है सॉरी ई नॉट जो होता है इसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एंड ये बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम। ठीक है, और ई जो होता है ये भी एप्सिलॉन होता है, लेकिन ये परमिटिविटी ऑफ कोई भी एनी अदर मीडियम अपार्ट फ्रॉम एयर। अब मैं क्या करूँ कि इस मुझे अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करनी है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है जब हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल चीज़ का लेते हैं ना, जैसे ओरिजिनल तो एयर है, अब और एयर के रिस्पेक्ट में मैं मीडियम का ले रही हूँ परमिटिविटी, तो दैट इज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी। ई आर ले लिया तो मेरा E/E0 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, E/E0 के। मुझे बात किसकी करनी है, मीडियम अपॉन एयर की। अब मुझे चाहिए क्या, मैं निकाल किसकी रही हूँ, मैं एनी अदर मीडियम की निकाल रही हूँ ना। मेरे पास F की क्या वैल्यू है, मेरे पास F की वैल्यू है K/Q1 Q2 अपॉन r²। अब मेरे यहाँ से K की क्या वैल्यू आ रही है, मेरी K की वैल्यू आएगी 1/4 पाई। मैं क्या लिखूँगी, मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूँगी, नहीं मैं ई लिखूँगी। क्यों लिखूँगी, क्योंकि मुझे मीडियम की बात करनी है। तो मुझे मीडियम की बात करनी है तो मैं क्या कर दूँगी, मीडियम को इधर रखूँगी, ई आर इंटू ई नॉट इज इक्वल्स टू ई कर दूँगी। अब ये जो चीज़ है ई आर इंटू ई नॉट, ये किसके इक्वल है, ये ई के इक्वल है इक्वल, तो मैंने ई यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है,
तो देखो चिल्ड्रन ये चीज़ वही तो लिखी हुई है 1/4 I E, ठीक है। एंड अब ई की वैल्यू ई नॉट से बड़ी है तो इसका मतलब वो मीडियम जो है ज़्यादा पोलराइज हो सकता है। यही सब चीज़ें हैं। चलो, और ई आर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलो, रिलेटिव परमिटिविटी कैलो। अब बारी आ गई है हमारे क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है 2m, एक है -3 माइक्रोकुलाम। अब क्या है ना चिल्ड्रन, देखो एक तो 2 मिलीकुलाम है, एक -3 माइक्रोकुलाम है। तो इनका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो F = kq1q2/r² लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन दोनों के बीच में हमें निकालना है। अब ये क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इट मीन्स दे आर शोइंग द अट्रैक्शन। इनके बीच में फोर्स कहाँ लग रहा है, इनके बीच में लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो आपको पता ही है F किसके इक्वल होता है, kq1q2/r²। k की वैल्यू पुट करो, q1 इसको पुट करो, q2 इसको पुट करो, और जो 10 सेंटीमीटर दे रखा था उसे मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो आपकी मीटर में आएगी। अब जैसे कि ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ठीक है, और ये भी गुलाम हो गया। मतलब आपको ना क्या करना पड़ेगा, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। मिली माइक्रो से काम नहीं चलेगा, आपको इनको मीटर में लाना पड़ेगा सभी को, फिर आप बात करेंगे, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ से फोर्स की यूनिट निकालनी। अब आगे आ जाते हैं फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि कम से कम हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना। देखो इसमें अब यूनिट का यहाँ कैसे ध्यान रखोगे कि ये जो के है, के को हमने लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको पीछे डेरिवेशन में ये चीज़ एक्सप्लेन करी। दो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस को हमने क्या किया, इस मिली माइक्रो को दोनों को हमने सिंपल कूलम में कन्वर्ट कर दिया। ये सेंटीमीटर था, इसे हमने मीटर में किया, तो ये नीचे क्या मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट गया, ये कूलम स्क्वायर है, ये कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट गया। फोर्स आपकी किस में दे रखी है, न्यूटन में दे रखी है। किस में दे रखी है, न्यूटन में ही फोर्स आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका कन्वर्जन हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो में हमने कन्वर्जन अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस एट अ सेपरेशन 5 सेंटीमीटर इन एयर। अब एयर की बात करें, मिनिमम चार्ज निकालना, दो चार्जेस है Q1 Q2। अब दोनों चार्जेस है, हमें तो नहीं पता, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ही ले लिया हमने। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, हमें नहीं पता, हमने खुद से लेट कर लिया। लेट करके हमने वो वहाँ पे वैल्यू पुट करी, देन उसका स्क्वायर किया, एंड देन हर वैल्यू पुट करी, देन आंसर आ जाएगा न्यूटन में। ओके, इस पेज की लास्ट बात क्या है, जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है उसको हम लिख सकते हैं फैराडे बाय मीटर। क्या लिख सकते हैं, फैराडे बाय मीटर। अब देखो चिल्ड्रन, क्या बात है यहाँ पे, जो हमारा ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू थी ना कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो के है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड ई नॉट जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। बिकॉज उसका अपोजिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4π तो एक कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो यूनिट तो किसकी थी, के और ई नॉट की थी, तो एक तरह से एक दूसरे के मतलब यूनिट में वो इन्वर्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन नॉट की जो भी यूनिट है, जैसे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अब इसको समझना, इसकी यूनिट को समझना, बट ये जस्ट क्या कहें इसे समझाने के लिए ये। अब ये देखो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, मैं इसे न्यूटन मीटर इंटू मीटर लिख दूँ। जो मेरा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे पर मीटर होता है। अब जो फैराडे होता है ना चिल्ड्रन, वो फैराडे अगेन आगे किसके इक्वल होता है, फैराडे का मतलब होता है कूलम अपॉन वोल्ट।
कूलम अपॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये इसका मतलब होता है कूलम अपॉन वोल्ट। अब मैं यही चीज़ क्या कर दूँगी, इसमें पुट कर दूँगी, तो ये कूलम अपॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। वोल्ट आ जाएगा, मीटर तो है ही, मीटर तो है ही साथ में। ये बात यहाँ पे लगा नहीं रखा, ये कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैराडे दिखा रखा है। फैराडे किसके इक्वल है, कूलम पर वोल्ट के, और वोल्ट जो है ये वोल्ट है। अब इस वोल्ट को आगे हम क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम, क्या लिखते हैं, इस वोल्ट को हम आगे फर्दर लिखते हैं जूल पर कूलम। तो इसका ये क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया कूलम अपॉन में जूल, फिर ये साथ में मीटर। अब ये तो नीचे कूलम था तो ऊपर चला गया, तो ये कूलम का स्क्वायर हो गया, और क्या बन गया ये जूल मीटर, ठीक है। और जूल को हम क्या लिखते हैं, जूल को हम लिखते हैं न्यूटन, जूल को हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे। तो कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर, और मीटर तो एक और था ही, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो आ गया ना। फिर ये जो फैराडे पर मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको पूरी की पूरी यहाँ पे यूनिट की डेरिवेशन दिखा दी, जहाँ से शुरू किया वहीं से ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। मतलब ये बताने के लिए कि फैराडे बाय मीटर ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, और फैराडे जो होती है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होती है, एंड न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, कूलम इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फोर्स। अब ये देखो इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो हमने अभी पढ़ा किसके बारे में, वाटर के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली उसके बारे में ही है कि जैसे वाटर ले लो, कोई और अदर मीडियम ले लो, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम रीड करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कम्प्लीटली फिल्ड इन बिटवीन चार्जेस, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम टेक प्लेस एंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ के is equals to dielectric constant on a specific inductive capacity, that is SIC of medium। इसका क्या मतलब है कि हमने अपना मीडियम जब वाटर लिया था तो क्या हुआ था, वाटर के आने से डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्रिएट हुआ, उसका फैक्टर डिक्रीज़ कर दिया बाय द फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तब क्या हो रहा था, हमें डाइपोल देखने को मिल रहा था, हमें पोलराइजेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने SIC बोला, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम। और जो के होता है, के क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है ER का, यही चीज़ बताई थी आपको। उसके बाद जब भी हम किसी और मीडियम की बात करेंगे तो हम किसके साथ बात कर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ें वही जो भी मैंने पीछे बताई है ना, आप उस पर ध्यान दे लेना ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बताई है। ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें हर चीज़ एकदम साथ में लिख दी गई है, बट आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ER किसके इक्वल होगा, E/E0 के। दिस इज़ अबाउट मीडियम, दिस इज़ अबाउट एयर। ये आपको फोर्स में दे दिया गया, ठीक है। फोर्स में दे दिया गया, हम तो निकाल ही लेंगे, फोर्स में देने की क्या ज़रूरत है, देखो हम ऐसे निकाल लेंगे के Q1 Q2 अपॉन R², और के की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाए किसके इक्वल होगी, ई किसके इक्वल होगा, ER इंटू E0 के, यही मीडियम के लिए आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं एट द एंड, F इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में 4πER²। बस वही चीज़ है, यहाँ पे घुमा फिरा के वही चीज़ दे रखी है। चलो अब आगे देखें क्या है। इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थिक, देखो इस partially filled between the charges, then effective air separation between the charges becomes this। जो हमने एयर सेपरेशन नहीं बिल्कुल बेसिक में हमने पढ़ा था, तो ये एयर सेपरेशन और डाइलेक्ट्रिक मीडियम एनी अनदर मीडियम, कूलम्स लॉ एयर सेपरेशन का मिक्सचर करके आपको ये चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। ये टोटल डिस्टेंस है, ये थिकनेस है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पीछे आया था ना यही चीज़, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी गई थी ना, A√2 कुछ ऐसे करके दिया गया था, यहाँ पे T√2 आ गया, तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये सब चीज़ें पढ़ी है ना, इलेक्ट्रो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ,
न्यूक्लियर फोर्स की, वीक फोर्स की, ये सब वो चीज़ें हैं। एंड देन ये जो बीच में ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये उसका बस मतलब बता रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स का ये मतलब होता है, फार्मूला ये है उसका, रेंज उसकी कहाँ से रहती है, ग्रेविटेशन फोर्स उसकी प्लैनेट्स में रहती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में रहती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप खुद भी इसको रीड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपको ताकि दिख जाए। आगे बात समझ में? चलो, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, इस क्यू चार्ज पे जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं उन सभी का सम, F1 F2 F3। ऑल राइट, हुआ क्लियर? ऑल ठीक है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स तो सभी का सम हो गया, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं समझ में आया, हमें नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन से समझाओ। ठीक है, क्वेश्चन से समझ लो। ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है। देखो चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू से समथिंग। ये जो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको कूलम्स लॉ ही करवाया। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं एंड ये वाले भी हैं, ये भी है, ये भी है। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्या है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मीन्स ये मेरे पास एक पीडीएफ पूरी जनरेटेड होती है, मतलब मैं पीडीएफ बनाती हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं बेसिकली ये। तो मैं क्या करती हूँ कि आपको इसको लेक्चर में डिवाइड करके क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। एंड इस कूलम्स लॉ में जो पूरी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी है, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी। बाकी के क्वेश्चन आपकी इसकी कूलम्स लॉ का जो पार्ट 2 बनेगा, दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ कूलम्स लॉ। पार्ट 2 ऑफ कूलम्स लॉ में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे एंड क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट देखेंगे। जो भी इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं, शॉर्ट्स में। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, वो मैं आपको शॉर्ट्स में डालूँगी। बिकॉज वो होता है कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एंड उसको सेपरेट वीडियो चाहिए होती है उन क्वेश्चंस के लिए। और ये चाहिए होता है कि हमें उसके लिए लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्विक, कहते हैं ना कि एक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगर वो एग्ज़ाम के लिए होता है कि हाँ आना चाहिए, तो उसको हमें रीच देनी पड़ती है। तो ऑफकोर्स उसे हमें शॉर्ट में डालना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लगे कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो और वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालते हम शॉर्ट्स में, बस कितने होता है 2-3 क्वेश्चन हमने डाल दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी आप देखोगे कि हमने हर शेप पे क्वेश्चन किए हैं, चाहे ट्रायंगल हो, हेक्सागन हो, सर्कल हो, ठीक है, पेंटागन शेप हो, तो बहुत अलग अलग शेप हो, ट्रायंगल, स्क्वायर, जो भी है सभी पे किया हमने। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये ट्रायंगल है, तीनों पे फोर्स, मतलब तीनों का क्यू 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 है। अब हमें निकालना किस पे है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, ए पे निकालना है। तो ए पे निकालना है ना, ठीक है। बी ए पे क्या फोर्स लगा रही है, रिपल्सिव। दोनों पे सेम है, क्यू क्यू चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है, वो इधर को जाएगा। सी ए पे क्या चार्ज दे रही है, ये भी रिपल्सिव क्योंकि दोनों क्यू क्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी ऐसे हो ना क्यू क्यू, तो क्या कर देने का, इधर को ऐसे कर देने का और ऐसे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि देखो सेम फोर्स था। और इसके अलावा कोई और चार दिख रहा है हमें? नहीं, हमें और कोई चार नहीं दिख रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी कुछ ऐसी शेप बन रही है, एफ फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, और ये जो बीच में लग रहा है दिस इज़ द एफ नेट फोर्स हो गया। ये जो नेट फोर्स होगा वो क्या बनेगा, इसका जो एंगल बनेगा वो 60 बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एल एल एल, तो 60 डिग्री, सभी का एंगल 60 डिग्री होगा। ये 60 है तो इसके बीच का भी क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट से, ये हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। अब देखो हमें नेट फोर्स निकालना है, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस थीटा, ये करेंगे। ठीक है, वेन एवर टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी इन द मिडल ऑफ इट। ठीक है, बीच में ही रहेगा उसके।
अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने एफ़ स्क्वायर प्लस 2 एफ़ स्क्वायर कॉस थीटा किया, कॉस 60 किया, तो एफ़ स्क्वायर ये था, एफ़ स्क्वायर ये था, 2f स्क्वायर करना है। 2f स्क्वायर का क्या मतलब है, जो भी ये और ये है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एफ़ और एफ़ को क्या एफ़ स्क्वायर ही आया, 2 आगे लगा देंगे तो 2f स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 60 है तो कॉस 60 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हमने इसको क्या लिख दिया, √3f, और f की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और देख लेते हैं। ये भी एक हमारे पास ट्रायंगल है, इस पर अब हमसे सी पे पूछा गया है। देखो जो नेगेटिव साइन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये माइनस थीटा है, ये प्लस थीटा, ये प्लस थीटा है, तो ये जो साइन आपको दिख रहे हैं ना चिल्ड्रन, ये क्या होता है, ये ना सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है कि अच्छा ये अट्रैक्टिव लगा रहा है, ये रिपल्सिव लगा रहा है। इसका कोई सच में मोटिव वर्क नहीं होता, बट सिर्फ सिंपल यही चीज़ होती है। अब ये लगा किस पे रहा है, सी पे लगा रहा है, तो ए सी पे कैसी, नहीं पहले हम बी से करते हैं। बी सी पे कैसी फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव लगाएगा, एरो कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है। ए सी पे कैसी फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव, एरो कहाँ जाएगी, अलोंग द लाइन, कहीं और नहीं भागेगी, लाइन पे ही रह जाएगी। कहाँ रह जाएगी, लाइन पे ही रह जाएगी, इसके ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई, देखो ऐसे चली जाएगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। बस देखो ये मेरा मेन मोटिव है आपको समझाना। ये +2 है, ये +2 है, -2 है। अब मैं क्या करती हूँ, ये बी सी पे लगा रहा है, मैंने इसको इधर बना दिया। उसके बाद ए सी पे लगा रहा है, मैंने इसे अपवर्ड डायरेक्शन में डाल दिया, क्योंकि अट्रैक्टिव है, इधर से रिपल्सिव थी, इधर से अट्रैक्टिव थी। अच्छा, अब मैं ए की बात करती हूँ। ए पे -q लग रहा है। अब ए पे हम फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। अब इसका तो नेट रिजल्टेंट इधर आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, ए की बात करते हैं कि ए पे क्या क्या शेप बनेगा, मतलब ये ऐसे क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा क्या बनेगा ए पे। चलो देख लेते हैं। अब बी कैसा ए पे लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। और ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट ए पे क्या लगाएगा, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये भी अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर नहीं जाएंगे, ये दोनों क्या आ जाएंगे, अंदर की तरफ लग जाएगा, और इसका नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन जाएगा। एंड लेट्स टेक बी पे, बी और सी पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, बी और ए पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको ये आप बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। बिकॉज ना यही चीज़ होती है जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देती है, यार ये साइन कैसे बनाना है। मुझे भी अपने टाइम पे इतनी प्रॉब्लम होती थी, लाइक मुझे ऐसे क्वेश्चन समझ ही नहीं आते थे, ये डायरेक्शन बनानी कैसे, करना क्या है इन्हें, तो मुझे नहीं समझ आता था। मैं अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से पूछती रहती थी, स्टिल मुझे नहीं समझ आया। बट देन धीरे धीरे मैंने इनकी इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, एंड देन समझ में आया कि अच्छा हो गया ऐसा। वो सब समझ ही नहीं आ रहा होता था कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इवन दो दे आर एक्सप्लेनिंग, बट मेरा माइंड लाइक उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा था। कितनी ईजी चीज़ है, बट फिर भी नहीं समझ पा रहा था। एंड देन मैंने खुद से ही ट्राई किया, खुद से ही प्रैक्टिस करी। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आई हैव सॉल्व। चलो हम करवाएंगे, अब करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। तो अब बात किसकी कर रहे थे, सी की कर रहे थे, ठीक है, सी की कर रहे थे ना। अब इसका नेट रिजल्टेंट निकाल देंगे यहाँ पे ऐसे। अब देखो कॉस क्या बन रहा है इधर, ये 60 डिग्री था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ये आपका पूरा क्या होता है, सम इसका 180 होता है, स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये 180 डिग्री पे होता है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, इसका 120 डिग्री आ जाएगा, दैट इज़ -1/2 कॉस 120 क्या होता है, -1/2 होता है ना। ये हम करेंगे जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगी तब आई विल एक्सप्लेन यू दिस, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1/2, एंड देन इसका जो एफ नेट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के, और एफ की वैल्यू क्या होती है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्यों, क्योंकि तीनों पे चार्ज के क्यू क्यू क्यू, ऐसा तो है नहीं Q1 Q2 Q3 Q सेम, मतलब वैसे तो Q तो सेम ही है, तो क्यू स्क्वायर तो लिख सकते हैं। चलो अभी देखो स्क्वायर पे, ये भी आपको इसमें मैं बहुत इजी करवाने वाली हूँ। जो इसका पार्ट 2 होगा ना, पार्ट 2 में देखना आपको
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पार्ट में तो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है ना कूलम्स लॉ की, तो उसके बेसिस पे अभी तो ये तो है नहीं एकदम से झटका दे देंगे, थोड़े से तो नॉर्मल लेवल से हम अपने नॉर्मल लेवल रखेंगे पहले क्वेश्चंस का, एंड देन तभी हम आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। एंड इसके जो पार्ट 2 होने वाले हैं उसमें आपको दबा के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसके बाद शॉर्ट्स में भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अभी से ही शुरू कर दो पढ़ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा ख़त्म करो। देखो अगेन बता रही हूँ, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो जाके देखो, देन मैंने उसके शॉर्ट एग्जांपल जो हैं वो डाल रखे हैं, मतलब एग्जांपल जो हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के, जैसे हमने एक्सप्लोसिव ट्रक पढ़ा, हमने और किसकी बात करी थी, लाइटनिंग रोड की बात करी थी, और उसके बाद हमने वॉन्डे ग्राफ जनरेटर की बात करी है, एयरक्राफ्ट फ्यूल की बात करी है, जो ट्रक फ्यूल हो सकते हैं या एयरक्राफ्ट फ्यूल्स, इन सभी की हमने बात कर रखी है। तो उसके बेसिस पे मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल जो हैं डाल दिए हैं, जो मुझे लगा कि इन एग्ज़ाम्पल की तो शायद ज़रूरत हो ही सकती है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशन। पहले वो वीडियो है एंड देन उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि वेट फॉर द रीज़न, एंड फिर उसके बाद मैंने रीज़न उसको लाइक वहाँ पे पोस्ट किया हुआ उसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी हैव कोऑर्डिनेट ऑल द थिंग्स टुगेदर, एंड देन हमारा ये कूलम्स लॉ वाली जो है रिकॉर्डिंग बनेगी। इस कूलम्स लॉ में अभी हमने सारे टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लिए, हमें पता लग गया एयर सेपरेशन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पोलराइजेशन क्या है, एयर डेरिवेशन क्या है, इसकी फॉर्मूले क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है इसकी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पता लगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, इन सब चीज़ों की टॉपिक समझ में आ गया, नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए, मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अच्छा ये चीज़ें हैं। अब जो इसका पार्ट 2 होगा कूलम्स लॉ का ही, उसके अंदर आपको एक और टॉपिक ऐड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कूलम्स लॉ और इक्विलिब्रियम के मिक्स करके कॉन्सेप्ट आपको उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड देन जो कूलम्स लॉ के तो जो नॉर्मल ऐसे कूलम्स लॉ के करवा रही हूँ उसका बस आपको एडवांस वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आपको नेक्स्ट उसी वीडियो में बताएंगे कि हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, एंड प्लेलिस्ट देखना मत भूलना। चलो, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, सभी क्यों दे रखे हैं तो किसी पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है जी, हमने इस पे निकाल लिया। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, सो जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन इट, नॉट अ ग्लांस मतलब कहीं देखो ढंग से। अभी देखो ये वाला जो क्यू है, इस क्यू पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर, ये क्यू इस क्यू पे रिपल्सिव फोर्स इधर, बस इतना ही देख लो। अभी तो ये आ गया, ये आ गया, नेट फोर्स इनका बीच में हो जाएगा, नेट फोर्स इनका बीच में हो जाएगा। ऑल्सो ये क्यू भी तो इस क्यू पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, उसका भी बीच में वो भी बीच में आ जाएगा। तो यानी इन दोनों का खुद का नेट फोर्स बीच में है, इस क्यू ने इस क्यू पे अपना फोर्स लगाया, वो भी बीच में है। तो यानी हमें जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है ना, हम रिजल्टेंट ही निकालते हैं ना, तो जो दोनों को हमने क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ऐड करना पड़ेगा। ये सिनेरियो है क्वेश्चन का। देखो ये हमने लिया एफ, ये हमने लिया एफ, ये जो बीच का है वो क्या, देखो कैसे निकलेगा इसका, ये तो हमारा एफ निकल गया। एक तो बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि ये एफ आता कहाँ से है, ये क्यू है, ये क्यू है, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के, Q1 Q2, क्यू तो दोनों का सेम है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस उन दोनों के बीच में एल है ना, तो एल स्क्वायर, तो एक इसके इक्वल है फोर्स के, इसको हमने एफ मान लिया। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी इसको एफ मान लिया। अब यहाँ से इस क्यू पे निकालते हैं, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2 एल का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 2L का स्क्वायर बन जाएगा, 2L का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, तो क्या बताता है, फोर्स बता रहा है, क्या बता रहा है, ये तो फोर्स का ही फॉर्मूला है, ये तो एफ का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो हमने इसको एफ के इक्वल माना है, ये एफ है, तो ये F/2 हो गया, बाई 2 था ना नीचे, बस आ गया, समझ में आ गया कि ये तो इसका वो हो गया, इस क्यू से लगने पड़ा। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, अब ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है 90 डिग्री तो होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब क्या देखना,
इधर से कि यहाँ हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस 90। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, f√2 क्या आ गया, कॉस 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है, f√2 के इक्वल आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट और जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों ही हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये मेथड सही लगता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड देखो हम कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट चलो ठीक है। ये हमारा इधर f था, ये हमारा इधर f था। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देंगे। इसको हमने डिवाइड कर दिया 45 में। ठीक है, ये हमारा f/2 तो आ ही रहा था, इसका जो इसका जो थर्ड चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था उसकी वजह से ये f/2 तो था ही। हमने नेट फोर्स निकालना है इन दोनों का, इस दोनों पे लगा, इस पे भी f लगा, इस पे भी f लगा। अब इसको हमने क्या करना है, कंपोनेंट के हिसाब से, ये f/2 था, यानी ये अगर f है तो ये उसका कहीं ना कहीं आधा हिस्सा होगा। ठीक है, ये बीच में 45 बन रहा है तो मैंने इसे बाय कंपोनेंट्स ब्रेक करके इसे f/2 कॉस थीटा, इसे f/2 साइन थीटा मान लिया। मैंने इसको और f को दोनों को ऐड किया, इधर से f/2 कॉस थीटा f को दोनों को ऐड किया। उसके बाद मैंने इनका क्या कर दिया, रिजल्टेंट निकाल दिया। क्या कर दिया, इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। रिजल्टेंट निकालने के बाद मैंने बाद में जाके इसकी वैल्यू पुट करी है। अब इधर मेरा थीटा क्या होगा, 45 होगा, ना कि 90 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स को ब्रेक किया है एंड कंपोनेंट्स को ब्रेक करने के हिसाब से मुझे यहाँ पे 45 डिग्री लेना पड़ा है। इस क्वेश्चन में मैंने 90 क्यों लिया है, क्योंकि मैं तो पूरा ही ले रही हूँ ना, मैंने कंपोनेंट्स तो ब्रेक नहीं करे। मैं कॉस थीटा साइन थीटा में नहीं गई, मैंने उसका f/2 का आधा हिस्सा नहीं लिया या ऐसा कुछ नहीं किया। तो ठीक है, इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, इसका भी आंसर वही आएगा जो इसका आएगा। ठीक है, सो चिल्ड्रन ये लास्ट स्लाइड होने वाली है इस रिकॉर्डिंग की, एंड देन उसके बाद हम पार्ट 2 पे जाएंगे कूलम्स लॉ के, एंड फिर उसके अंदर हम जो है अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस फिर वो वीडियो होने वाली है। ऐसा नहीं है सारे उसमें एडवांस डालूंगी, पहले स्टार्ट करने वक्त तो फिर भी थोड़ा सा ये तो है नहीं एकदम झटके दे दो इतने मुश्किल नहीं, तब भी हम एक आधा बेसिक करते जाएंगे एंड धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़ता जाएगा। एंड वो कैसे बढ़ेगा, उसके अंदर हम SHM डाल देंगे। जैसे इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, हमने क्या किया, हमने कुछ ट्राइंगल पे क्वेश्चन किया, स्क्वायर पे क्वेश्चन किया, सर्कल पे करवा रही हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया। अब ऐसा सेम क्वेश्चन एक और मैं आपको दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ट्रायंगल पे भी आएगा, SHM लगा देंगे, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट, टेंशन का कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे करके वो एडवांस बन जाएगा। ठीक है, जब उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे वो फिर एडवांस का क्वेश्चन जो है बन जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड तो क्या ही, हमने सारी चीज़ें निकाल देनी है। बेसिकली सर्कुलर मोशन अराउंड क्यू दे रखा है, ये चार्ज प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, इन दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, अंदर की तरफ लगेगी। उसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, न्यू नॉट निकालना है। जो इस पर फोर्स लग रही होगी वो किसके इक्वल होगी, KQ1Q2/r² के। देखो मैंने यहाँ माइनस का साइन पुट नहीं करूँगी, माइनस का साइन नहीं पुट करूँगी, माइनस साइन से सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, एंड डायरेक्शन कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है। क्या पूछा है, न्यू नॉट पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या फार्मूला होगा, m न्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, वी नॉट का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो दैट इज नॉट वरी। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लग रही है वो AC लग रही है, जिसे हम चलो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r ले लेते हैं। एंड फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ये रही, और इसको हम क्या करेंगे, ये जो r है, ये r से एक r तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, KQ1Q2/mr, और ये किसके इक्वल है, ये न्यू नॉट के इक्वल है। इधर से ये क्या है, न्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये इसकी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपने क्या करना है, ये न्यू नॉट जो निकाला वो इसके अंदर पुट कर देना। ठीक है, इसके अंदर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, KQ0, ये mr² बन जाएगा। बेसिकली वही चीज़ है। ठीक है,
ये हिस्सा, इतना हिस्सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, तो बस हमने क्या कर देना है, m को ही नीचे भेज देना है, तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यहाँ से न्यू नॉट निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, न्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, नहीं सिर्फ न्यू नॉट बाय आर। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π/ω, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और के मैंने देखो अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, बट जहाँ पे भी के लिखा हुआ आ रहा है आपको उसकी जगह 1/4π/E0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे पढ़ेंगे। देखो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को पढ़ने के लिए मैंने वही चीज़ आपको बताई है, नेगेटिव साइन जो होगा इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, इट वॉट इंडिकेट्स की आपको यहाँ पे साइन पुट करना पड़ेगा, क्यों की जगह माइनस को लिखना पड़ेगा, नहीं जब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना तो पॉजिटिव ही पड़ेगा, मतलब साइन तो आपका वही रहेगा, बट नेगेटिव इज़ फॉर द डायरेक्शन होगी। अब देखो कैसे पता लगेगा, एफ जो है वो किसके इक्वल होता है, k/Q1/Q2/R² के। और अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर कैप से। आर कैप जो होगा किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर अपॉन में आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एफ किसके इक्वल होगा, Q1/Q2 में आर क्यूब। आर मैग्नीट्यूड में था, ये भी मैग्नीट्यूड में, तो आर क्यूब हो गया, और ये आपका आर आ गया। अब ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि टेल कहाँ होगा, हेड कहाँ होगा, ये आपको डायरेक्शन डिफाइन करेगा। आई वाई जो आई जे और के कैप पढ़ते हो ना, ये वो चीज़ बताएगा। टेल कहाँ आएंगी, जहाँ पे एफ इज़ टू बी फाउंड, और हेड कहाँ आएगा, जहाँ से वो चीज़ आ रही है। ठीक है, मतलब कैसे, इसको एग्जांपल से समझना। मुझे ना मतलब टॉपिक पढ़ाना इज़ समथिंग कि अगर हम कोई टॉपिक बता रहे हैं उसके साथ तो एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं होते तो फिर हमें ऐसा लगता है कि भाई टॉपिक समझ में ही नहीं आया। तो अब जैसे ये देखो, ये है 3 मिलीकूलम -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये दे रखा है 123 मीटर, ये दे रखा है 46 - 2 मीटर। हमें एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, इस पे निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया। अब ये देखो कि इस 3 पे डॉट रखेंगे, मतलब यहाँ से लाइन चलेगी और -6 की तरफ पॉइंट करेगी, यानी ये जो चीज़ मैंने बढ़ी है जिस पे टू बी फाउंड, ये टेल है ये हमारा, एट द चार्ज ऑन विच एफ इज़ एक्टिंग, सॉरी ये हेड है हमारा, टेल तो ये होगी जहाँ से शुरू करी हमने। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसका आर जो वेक्टर है वो निकालेंगे। आर वेक्टर कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी जो हेड पार्ट होगा उसको माइनस करेंगे टेल पार्ट में से। 4 - 1 3, 6 - 2 4, -2 -3 -5। ठीक है, मीटर में लिख दोगे। देन हमने उसका क्या निकालना है, हमने उसका आर मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका क्या मतलब होता है, ये जो ऐसे लिखा हुआ ये वेक्टर है, ये ऐसे डाल दिया, इसका मतलब होता है आर मैग्नीट्यूड, ये आर होता है बेसिकली। तो ये आर कैसे करोगे, इस आर की जो वैल्यू होगी √ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, जिसका आंसर आएगा 5√2 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, हमें फोर्स निकालनी है। ये यहाँ से थोड़ा सा पार्ट कट हो गया, ये आ जाएगा एफ जो हो जाएगा, एफ वेक्टर निकालना ना, एफ का वेक्टर निकालना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻³ इंटू 6 × 10⁻6 इंटू 3i + 4j कैप भी लगा देना -5 के कैप अपॉन में, ओहो घटी है, चलो अपॉन में क्या करेंगे, इसका आर का क्यूब था ना, ये यहाँ पे देखो क्यूब था ना, ये रहा क्यूब था। आर आ क्या रहा था, ये हमारा आर है जो 5√2 आ रहा है, 5√2 का होल क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि वो चीज़ वेक्टर से रिलेटेड पूछी गई है या वो चीज़ नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया। देखो अगर आपके पास कुछ भी वेक्टर वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट आ जाता है तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये 3 है, ये -6 है। ठीक है,
फाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है इस पे, और क्या दे रखे ये मतलब चार्ज भी दे रखे हैं, डिस्टेंस भी दे रखे हैं दो बारी। तो ये हमें कुछ इस तरीके से कुछ भी सिनेरियो होगा तो हम उसको वेक्टर्स की से पहचान लेंगे। अगर वैसे हमसे कोई नॉर्मल पूछ लिया जाए कोई भी ऐसा क्वेश्चन कि निकालो, कोई भी जैसे शेप वाला क्वेश्चन है, इसमें तो हम क्या करेंगे, कैसे, ये वेक्टर में तो नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको तो हम रिजल्टेंट से निकालेंगे। अगर इससे भी और बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे तो वो और बेसिक क्वेश्चन ये रहे। ये बेसिक क्वेश्चन कैसे हैं, इसके अंदर हमें क्या कुछ मतलब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, नहीं, इसमें हमें नॉर्मल डिस्टेंस दे रखा है एंड ये सब चीज़ें दे रखी है। हमें ऐसे तो नहीं दे रखा कि इसका अलग से डिस्टेंस दे रखा हो, इसका अलग से डिस्टेंस दे रखा हो, और अगर ये नहीं दे रखा होता इसका अलग से डिस्टेंस और इसका अलग से डिस्टेंस, यानी इसको आई जे और के की फॉर्म में दे रखा होता, इसे भी आई जे के की फॉर्म में दे रखा, तब हम इसको वेक्टर में लगाते। जब हमें उस फॉर्म में दे ही नहीं रखा तो हमने देखो इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व किया है। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि नॉर्मल इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये बता दिया गया है कि जब भी कुछ नेट फोर्स के बारे में हो तो इस तरीके से निकालना है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्वेश्चन कहते हैं। बेसिकली ये अलग अलग शेप्स में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चार्जेस के बारे में पूछा जाता है, बट एक चीज़ याद रखना, कभी भी माइनस साइन आप नहीं पुट करोगे। देन आपको वेक्टर फॉर्म के बारे में भी अच्छे से बता दिया गया है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज दे दिए गए हैं कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए पूछने पे तो आपको पता हो, जनरली इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। सिर्फ मैंने इतना डाटा क्यों लेके आपको बताया, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास बता दो, ये बता दो, वो बता दो, पूछा जाएगा तो इन्हीं चीज़ों के अंदर से पूछा जाएगा ना। इसके एक आधे क्वेश्चन और भी करवाऊंगी पार्ट 2 में, तो वहीं पे भी देख लेना, वहीं पे भी यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा और कुछ एज सच एडिशनल नहीं है। ठीक है, बस क्या होएगा, डाटा आपका उतना होगा, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स का ही पार्ट 2 करेंगे, एंड देख लेना ज़रूर, क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई कर लिया करो, इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, सब शॉर्ट्स एग्जाम्पल सब पूरे दे रही हूँ, उसके बावजूद। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से समथिंग कि जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को बनाने में मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिखा है कि वो वीडियो किस तरीके से अपलोड हुई है। वो जो वीडियो है लिटरली उस वीडियो ने मुझे बहुत इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि वो वीडियो जा भी नहीं रही थी, एंड वो मेरी वीडियो पूरी 1 घंटे की थी, तो वो बहुत अच्छे से बनी हुई थी एंड उसमें बहुत सही मैंने हर चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, बट अपलोड करने के टाइम पे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे, थंबनेल पे भी, एंड क्योंकि थंबनेल लगाया, थंबनेल भी नहीं आया। उसके बाद हमने उसको वीडियोस जो है उसको पहले लॉन्ग वीडियो थी 1 आवर की, वो क्लिप्स में उसको हमने डिवाइड करी, देन फिर उसे हमने सेट किया, फिर वो क्या कहते हैं कि देन उसे हमने कंबाइन करके एक सिंगल में बनाई। उसके बाद वो ब्लर होगी बिकॉज उसकी हमने क्वालिटी को लो करना पड़ा ताकि वो अपलोड हो जाए, बिकॉज वो अपलोड बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लो क्वालिटी, बट आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। दिखने में आपको थोड़ा सा हाल लगेगा कि है, बट ओवरऑल जब आप उसमें देखोगे ना, रिकॉर्डिंग देखोगे, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, बिकॉज मैंने हर चीज़ बोल रखी है, साथ साथ कर रखी है। ऑल्सो मैंने शॉर्ट्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी चीज़ें थी, जितने भी मैंने नोट्स अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बनाए थे, इंक्लूडिंग जो मैंने पैराग्राफ जैसे क्वार्क का हो गया, डिटेंशन का हो गया, मेजरमेंट ऑफ चार्जेस का हो गया, इनके पैराग्राफ मैंने रिकॉर्डिंग में ही बोले हैं, रीड करे हैं। अलग से थोड़े बहुत टॉपिक्स मैंने उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो में करवाए हैं। वो जो चीज़ें हैं, इवन वो भी पैराग्राफ मैंने शॉर्ट्स में ही, आप देखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो में, इलेक्ट्रिक चार्ज के सारे नोट्स इंक्लूडिंग जो उसके पैराग्राफ थे वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड करे हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना लगे कि हाँ अगर आपको लॉन्ग वीडियो में ढंग से पेजेस नहीं दिखे, बट मैंने शॉर्ट्स पे मैंने ये ध्यान रखा कि मैं शॉर्ट्स में उसको डाल दूँ, और मैंने शॉर्ट्स में वो नोट्स डाल दिए हैं। ठीक है, और जो बाकी आप वहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे से, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलो बाय।